नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम एक मुलाकात में। और हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ स्टूडियो में एक खास शख्सियत मौजूद है जिनकी हम आपसे आज मुलाकात करवाएंगे। आप हैं मिस्टर सौरभ राव। आप म्युनिसिपल कमिश्नर हैं पुणे में। करंटली आप डेप्यूटी कलेक्टर भी रह चुके हैं पुणे और नागपुर में। और आपने कोरोना वायरस के समय में कई सारी ऐसी सेवाएं की हैं जिससे देश को आप पर बहुत गर्व है। तो आइए मुलाकात करते हैं हमारे इस खास मेहमान से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम एक मुलाकात में। ओम शांति, धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी जर्नी के बारे में। आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, तो बचपन से ही क्या आपका ये ड्रीम था कि मैं बड़े होकर समाज सेवा करूंगा, या फिर कोई सिचुएशन में आपने ये डिसीजन लिया? मेरे फादर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में थे, तो घर में ब्यूरोक्रेसी का एटमॉस्फेयर रहा। बचपन से ब्यूरोक्रेट्स को आसपास देखा। मेरे ब्रदर इन लॉ वो भी एक आईएएस ऑफिसर हैं, तो एक समाज के लिए काम करने का एक जज्बा शुरू से रहा घर में। जी। तो पढ़ाई के समय से ही ये निश्चय किया था कि यूपीएससी में अपीयर होना है और आईएएस बन के देश की समाज की सेवा करनी है। जी। मेरी पढ़ाई कई शहरों में हुई क्योंकि फादर ट्रांसफरेबल जॉब में थे उत्तर प्रदेश में, और लगभग हर 2-3 साल पे ट्रांसफर्स होते थे। तो इसमें काफ़ी बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस भी रहा कि अपने रूट से डी रूट होते हैं, नए स्कूल्स, नए टीचर्स, नए फ्रेंड्स, तो आप लगातार नई चीज़ें सीखते हैं, नए चैलेंजेस फेस करते हैं। नुकसान उसमें ये रहता है कि आप कई बार पुरानी चीज़ों से अभी ठीक से जुड़ भी नहीं पाए रहते हैं कि नई चीज़ों तक पहुंच जाते हैं। बट ओवरऑल ये जर्नी काफ़ी अच्छी रही। पढ़ाई के समय से ही टीचर्स ने भी गाइड किया कि किस प्रकार से तैयारी करनी है, समाज के चैलेंजेस क्या हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के चैलेंजेस क्या हैं। जी। और कॉलेज के में आते आते तक योग, प्राणायाम, ध्यान, इसकी तरफ भी ध्यान गया हमारा। जी। जी। कुछ गुरु मिले उस समय जिन्होंने इस दिशा में राह दिखाई जी। और ये सिद्ध करके बताया कि अगर पढ़ाई के साथ साथ योग, प्राणायाम और ध्यान जी। इसको भी शामिल किया जाए तो एकाग्रता बढ़ती है, और किसी भी तरह की परीक्षा हो तो उसमें सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। बिल्कुल। सो एक संतुलित जीवन शुरू से रहा। अच्छे मित्र मिले, अच्छे गुरु लोग मिले, और साथ में थोड़ा ईश्वरीय संकेत या योग, प्राणायाम और ध्यान साधना इसका भी साथ मिला, और ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से सफलता मिले। बहुत सुंदर सर। जैसे कहावत है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, तो जब हम अपने आप को देश की सेवा में, समाज की सेवा में समर्पित करते हैं तो कई सारी वैल्यूज़ हमारे अंदर इनकलकेट होती है, कुछ सिद्धांत होते हैं। तो आपकी लाइफ की कोई ऐसी वैल्यूज़ जो आपने अपने साथ रखी जिसकी वजह से आज आप इस शिखर तक पहुँचे? अभी तो मैं यात्रा में ही हूँ, शिखर पे तो नहीं पहुँचा हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि समाज के लिए कुछ करने वाले जो लोग हैं, जो एक बड़ी टीम है, उसका एक हिस्सा हूँ। जी। और जैसा मैंने पहले बताया कि चूंकि घर में ब्यूरोक्रेसी का एटमॉस्फेयर हमेशा से रहा, तो समाज सेवा, समाज का जो सबसे कमज़ोर वर्ग है जी। उसके लिए कुछ करने का जज्बा, ये बचपन से देखा, सीखा और ये महसूस भी किया। मेरी पढ़ाई लिखाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई, उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय में। तो उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन की दृष्टि से बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है। गरीबी काफ़ी है, अवसर भी काफ़ी हैं, लेकिन वहाँ ये महसूस हुआ कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसके लिए सकारात्मक रूप से कुछ करने की आवश्यकता है। सो एक बार इस सेवा में आने के उपरांत, अभी मुझे 20 साल हो गए सर्विस में, तो विविध पदों पे काम करते हुए, विविध ज़िलों में काम करते हुए, ध्यान हमेशा इस बात का रहा कि जो सबसे कमज़ोर वर्ग है, जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति है, उसके लिए कुछ सकारात्मक किया जाए। उसके जीवन की गुणवत्ता में यदि सुधार लाने में सफल हुए तभी ये माना जाएगा कि आप सच्चे लोक सेवक हैं। इसके अलावा चूँकि मेरा काडर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र औद्योगिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से बहुत ही प्रगतिशील राज्य है। आप एजुकेशन की बात करें, हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, तो हम बहुत तीव्र गति से आगे जाने वाला स्टेट है। तो सर्टेनली एक तरफ आपको समाज का जो
कमज़ोर वर्ग है, कमज़ोर व्यक्ति है, कमज़ोर तबका है, उसके लिए विचार करना है। और साथ ही ये जो विकास की गति है और विकास से मिलने वाले लाभ हैं, वो भी इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, सब तक पहुंचने चाहिए। ये भी एक वैल्यू रही जिस पे मेरा शुरू से ध्यान रहा। सर, मैंने आपके बारे में पढ़ा तो हमने जाना कि कोरोना एक पैंडेमिक के दौरान आपने बहुत सारे सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल किया। तो कोई एक ऐसा आपका सिचुएशन या कोई ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। कोरोना जो पैंडेमिक था, मेरा मानना ये है कि सभी डॉक्टर्स ने, सभी पुलिस ऑफिसर्स ने और उसके साथ ही सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स ने अपने जान की बाजी लगा के उसका सामना किया। शुरुआत में सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी क्योंकि हमारा दुश्मन कौन है, ये वायरस है क्या, इसके बारे में ही स्पष्टता नहीं थी। और इसका एक्चुअल थ्रेट कितना है, इसका रिस्क असेसमेंट क्या है, इसके बारे में भी कहीं कोई क्लैरिटी नहीं थी, कोई प्रोटोकॉल नहीं था। ऑल ओवर द वर्ल्ड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के भी प्रोटोकॉल्स और उनके नैरेटिव्स रोज चेंज हो रहे थे। अब ऐसे में आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज है कि जिन लोगों की सेवा के लिए आपको नियुक्त किया गया है, आपको उनका ध्यान रखना है और उसके साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे इन्फेक्शन आपके घर तक ना पहुँचे। मुझे बिल्कुल बहुत अच्छे से याद है ये बात कि सारा दिन घूमने के बाद घर में प्रवेश करते समय बाथरूम का जो दरवाज़ा है वो घर में बाहर की तरफ से खुलता था और अंदर प्रवेश करके सारे कपड़े डिस्कार्ड करके काफ़ी देर तक स्नान करने के बाद मुझे ये तक याद है कि पहला जो पानी का ग्लास में पीता था वो टॉयलेट में पीता था, क्योंकि बाहर से आके प्यास लगी रहती थी, वॉश बेसिन पे वो ग्लास में पानी रखा रहता था, टॉयलेट का दरवाज़ा बाहर से बंद रहता था। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाहर जो संकट था वो भीतर भी था। जो आतंक बाहर फैला हुआ था उसने हम लोगों के मन को भी विचलित किया हुआ था। और सबसे बड़ा डर ये था कि घर में जो बुजुर्ग हैं, घर में जो छोटे बच्चे हैं, उन तक वायरस हमारे कारण ना पहुँचे। लगभग सभी शहरों में सिचुएशन खराब थी। पुणे एक बहुत बड़ा शहर है, 1.5 करोड़ से ज़्यादा की पॉपुलेशन ज़िले की है, शहर की पॉपुलेशन 80 लाख है। और नेचुरली वहाँ पे भी इसका प्रसार बहुत ज़्यादा था और जो तीनों फेजेस रहे उसमें बहुत बड़े पैमाने पे दुखद घटनाएं भी हुई। बहुत से ऑफिसर्स जो हमारे साथ काम कर रहे थे, जिनके साथ ऐसा लग रहा था कि हम कंटिन्यूसली कई महीनों तक हमने काम किया, हमने उनको खो दिया। इस दौरान सीखने लायक जो बातें मैं कहूँगा जो हमें जो महसूस हुई वो विशेष रूप से जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वहाँ पे मेरा अनुभव ये रहा कि लोगों के भीतर जो जिजीविषा है या इस रोग को या संकट को हराने की जो एक चाह है वो बहुत दिखाई दी। पुणे शहर के में लगभग 400 छोटी बड़ी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। प्रभाव भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा था, लेकिन सीनियर ऑफिसर्स लगातार इन एरियाज़ में घूम रहे थे। कंटेनमेंट जोन्स उनको डिक्लेयर किया गया था और लगभग हर जगह का अनुभव मेरा यही रहा कि जिनको हम ये मान के चलते हैं कि ये समाज का कमज़ोर वर्ग है, वास्तव में अगर देखें तो वो काफ़ी निडर वर्ग है। ब्रेवरी दिखाई उन्होंने, बहुत करेज दिखाया उन लोगों ने, उनके साहस को सलाम करना चाहिए। और ना सिर्फ उन्होंने करेज अपने लिए दिखाया, इनफैक्ट हमें सबसे बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स जो मिले वो हमें इस वर्ग से ही मिले। वहाँ का यूथ, वहाँ की महिलाएं, जब हम उनकी मदद मांगते थे अपना कंटेनमेंट इंश्योर करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए, या कोविड केयर सेंटर्स मैनेज करने के लिए, या वैक्सीनेशंस की ड्राइव चलाने के लिए, तो ये लोग काफ़ी खुशी से आगे आते थे। लोगों को, ये कम पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बावजूद एक बेसिक ट्रेनिंग देने के बाद लोगों के घर तक जाना, उनको मोटिवेट करना, फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन लेने के लिए, सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन लेने के लिए। आपको याद होगा कि शुरुआत में इन्फेक्शन अगर होता था तो लोग इसको छिपाते थे क्योंकि मन में डर था कि हम हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, हॉस्पिटल चले गए तो हम शायद वापस ही ना आ पाएंगे। ऐसे में हमने इन लोगों को वॉलंटियर नियुक्त किया था जो कि यूथ है और बड़े पैमाने पे बेरोजगार यूथ हैं या छोटा मोटा काम धंधा करने वाले बच्चे थे। और इन्होंने बड़ी ईमानदारी से हर घर जाके ये हर दिन चेक करते थे कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और यदि इन्फेक्शन हो तो किसी को फोर्सिबली नहीं, बट उनको कन्विंस करके, उनको काउंसिल करके उनको हॉस्पिटलाइज होने के लिए
ये हमारी मदद करते थे। तो मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग ये रही जी। कि तथाकथित रूप से जो समाज का कमज़ोर वर्ग है जी। उसको कई बार हम मुख्य धारा से बाहर कर देते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं या रिकॉग्नाइज नहीं करते जी। हैं। बट इस संकट में ये सीखने को मिला कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिसोर्स है जो मेंटली इमोशनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और उनको अगर हम इस तरीके के किसी भी अभियान में शामिल करते हैं, चाहे वो कोरोना जैसा एक ट्रेनिंग ही नकारात्मक देना समय पड़े हो थोड़ी सी। जी, जी। या कोई दूसरा सकारात्मक अभियान, जी। जी। तो निश्चित रूप से इस ह्यूमन रिसोर्स का हम काफ़ी सदुपयोग कर सकते हैं। डेफिनेटली सर, आप तो कर ही सकते हैं। सर, जैसे यूपीएससी इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम हम कहते हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं जिनका ये ड्रीम है इसको फॉलो करना है, परस्यू करना है इस फील्ड को, या जो अभी ऑलरेडी हैं इस फील्ड में, तो काफ़ी ज़्यादा देखने में आता है कि काफ़ी कंपटीशन है, प्रेशर है, स्ट्रेस है स्टूडेंट्स में, तो इसको ओवरकम करने के लिए कुछ टिप्स हमारे स्टूडेंट्स के आप देंगे? यूपीएससी में आपने सही कहा कि काफ़ी टफ एग्ज़ाम है। हर साल लगभग 12 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं और 700-800 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। जी। तो दुनिया का सबसे टफ एग्ज़ाम इसको माना जाता है। जी। लेकिन जो 700-800 या 1000 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं वो भी हम में से ही आए हुए बच्चे हैं। जी। मेरा मानना ये है कि कमोबेश लगभग सभी स्टूडेंट्स उनकी जो बौद्धिक क्षमता है वो समान है। 2-3 फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं जिसको हमें स्वीकार करना चाहिए और जिस पे हमें काम करना चाहिए। जिसमें पहली चीज़ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एग्ज़ाम टेस्ट करता है कि आपने किसी मुद्दे पे, किसी विषय पे जो आपको ज्ञान है, उस ज्ञान को आप कितने सटीक तरीके से रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। सिर्फ ज्ञान होना मायने नहीं रखता है किसी विषय का। उस विषय पे जो प्रश्न आया है या परीक्षक को जो अपेक्षित है, व्हाटएवर द एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, आप कितने परफेक्ट तरीके से, अप्रोप्रिएट तरीके से उसको रिप्रोड्यूस कर पाए हैं। तो दिस इज़ वन थिंग। ये क्षमता आपकी आती है बहुत सारे अभ्यास से, लिखने की बहुत सारी प्रैक्टिस से और एकाग्रता से। और एकाग्रता और अपने ज्ञान को सही सटीक तरीके से किसी के सामने प्रस्तुत करना, ये कला निश्चित रूप से इसमें आपको बहुत बड़ी मदद मिल सकती है ध्यान से। जी। मैं अपने जो मेरे यंग साथी हैं या कलीग्स हैं उनको ये राय दूंगा कि निश्चित रूप से ध्यान को, मेडिटेशन को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करना चाहिए। जी। मेडिटेशन को लाइफस्टाइल में शामिल करने का सबसे बड़ा जो प्रभाव होता है वो ये कि आपके विचारों में क्लैरिटी आती है। आपके विचार यदि स्पष्ट हैं तो निश्चित रूप से चाहे बोलते समय या लिखते समय आप उन विचारों को सर्वोत्कृष्ट तरीके से आप अभिव्यक्त कर पाएंगे। और अभिव्यक्ति काफ़ी मायने रखती है। सिलेक्शन के बाद भी जब आप सेवा में आते हैं और अलग अलग पोजीशंस पे काम करते हैं तो चैलेंज है। वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, रोज़ चैलेंज हैं। आपको जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके साथ काम करना है। आपको जो सामान्य जनता है उनकी समस्याओं का समाधान करना है। उसके अलावा जो शासन की पॉलिसीज़ हैं उनको आपको आगे लेके जाना है। तो एक साथ आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। कई दिन ऐसे होते हैं कि आप दिन भर में 300-350 लोगों से मिलते हैं। उसके साथ आप 4-5 मीटिंग्स अटेंड करते हैं। उसमें कोई वीवीआईपी विजिट हो सकता है। इलेक्शन, नेचुरल कैलामिटी, इस जैसी कोई संकट आए हुए हो सकते हैं। इलेक्शन इज़ नॉट अ संकट बट नेचुरल कैलामिटी, कोई नैसर्गिक आपत्ति जिसको कहते हैं। बट इन सारी चीज़ों को करने के लिए आपको एक आत्मबल की आवश्यकता है, एकाग्रता की आवश्यकता है। और अगर मैं उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके और ब्रह्म कुमारीज तक लेके आऊँ या राजयोग तक लेके आऊँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस तरीके की जो ध्यान की पद्धतियाँ हैं वो निश्चित रूप से आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाती हैं। और सबसे बड़ी बात कि वो ये सिखाती हैं कि स्ट्रेसफुल से स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी अविचलित रह के आप अपना कर्तव्य कैसे पूरा कर सकते हैं। क्योंकि इवेंचुअली होता क्या है कि स्ट्रेस के जो सिम्टम्स हैं वो आपके फिजिकल हेल्थ और आपके मेंटल हेल्थ इन दोनों पे दिखाई देने लगते हैं। जब तक ये इनके दिखाई देने की शुरुआत होती है तब तक काफ़ी देर हो गई होती है।
जब हम यंग रहते हैं हमें इस बात का एहसास नहीं होता है, इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर भी करते हैं और वो सिम्टम्स दिख भी नहीं रहे होते हैं। बॉडी धीरे 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 उन सिम्टम्स को हैंडल करने की कोशिश कर रही होती है। बॉडी में जब ये सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी रहती है जी। तो ऐसे में ध्यान और योग की जो पद्धति है वो निश्चित रूप से ना सिर्फ आपको सिलेक्शन के लिए तैयार करती है बल्कि सिलेक्शन के बाद के जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको उनका सामना करने के लिए भी आपको तैयार करती है। जी, दैट मीन्स कि जो टूल है वो है पावर ऑफ कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन, जो हमारे स्टूडेंट्स को आज फॉलो करना चाहिए। निश्चित रूप से जी। तो सर इसी से जुड़ा एक सवाल है कि आप, जैसे आपने कहा कि इतनी चैलेंजिंग जॉब है, इतने डिसीजंस, क्विक डिसीजंस एंड एक्शंस आपको लेने होते हैं इस पद पर, तो आप कैसे अपना इनर चाओस या इनर पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाते? व्हाट इज द सोर्स? जब हम यंग रहते हैं तो हम इन चीज़ों का महत्व पूरी तरीके से नहीं समझ पाते हैं। हम इंट्रोड्यूस तो करते हैं, हम उसका लाभ लेने की भी कोशिश करते हैं जी। लेकिन उस ज़माने में चीज़ें इतनी सिस्टमैटिक अवेलेबल भी नहीं थी। बट हाँ, मैं ज़रूर ये कहूँगा कि धीरे 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 योग, प्राणायाम, ध्यान, इसमें जो भी मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान था, मुझे बहुत ज्ञान था ये मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करूँगा, जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान था और जो अलग अलग पद्धतियाँ मैं फॉलो कर रहा था, उन्होंने एक एंकर के रूप में काम किया। जी। मैं एक और, वो हालांकि काफ़ी पर्सनल चीज़ है, मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में सेलेक्ट होने के पहले इंडियन पुलिस सर्विस में था। अच्छा। सो कहते हैं वंस अ पुलिस मैन ऑलवेज अ पुलिस मैन, आई एम अ ट्रेन पुलिस मैन। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी की जो ट्रेनिंग थी लगभग साल भर की, वो अपने आप में बहुत डिसिप्लिन्ड बनाती है आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए और साथ ही साथ मेंटल वेलबीइंग के लिए भी। तो हालांकि ये 21-22 साल पुरानी बात है, लेकिन उसके बाद आईएएस में आने के बाद फाउंडेशन बन गया था। एग्जैक्टली, बिल्कुल वो फाउंडेशन बना, वो एक ओरिएंटेशन तैयार हुआ और स्लोली स्लोली फिजिकली एक्टिव रहने की कोशिश और साथ में मेंटली भी खुद को एंगेज रखने की कोशिश की। इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि अल्टीमेटली यदि स्ट्रेस को मैनेज नहीं करेंगे तो फिर स्ट्रेस आपको डैमेज करेगा। सो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के माध्यम से और थोड़ी अपने, जैसा मैंने बताया, ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से इसको मैनेज करने की कोशिश की। उसके उपरांत अरुण भाई मेरी ज़िंदगी में आए और उनसे प्रेरणा मिली ब्रह्म कुमारी इसके विज़िट के लिए और यहाँ आने के बाद तो सच में ऐसा लग रहा है कि नए सूरज का उदय हुआ है मेरे जीवन में। हाँ, क्या अनुभव है आपका ब्रह्मा कुमारी से? फर्स्ट टाइम आए हैं शायद? मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ। कैसा अनुभव कर रहे हैं आप यहाँ पे? हालांकि ब्रह्मा कुमारी के बारे में जानकारी काफ़ी थी मुझे जी। उनका साहित्य वो मैंने काफ़ी पढ़ा था। सिस्टर शिवानी, उनके वीडियोस और जैसे उनके 55 लाख फॉलोअर्स हैं तो उसमें एक फॉलोअर मैं भी हूँ छोटा सा। सो इनके बारे में जानकारी, एग्जैक्टली ये सिस्टम क्या है और इनका आउटलुक क्या है, अप्रोच क्या है, इसके बारे में जानकारी थी। लेकिन ये सौभाग्य पहली बार मिला कि मैं सेंटर पे फिजिकली आऊँ, 2-3 दिन यहाँ पे रहूँ और यहाँ जो सिखाया जा रहा है सुबह 4 बजे से 3:30 बजे सुबह उठ के और उसको आत्मसात करने का प्रयास करूँ। तो ये मौका पहली बार मिला है। अतुलनीय अनुभव है मैं ये कहूँगा। बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्पष्टता आई है। अभी तक ऐसा था कि मेडिटेशन एक्चुअली क्या है, ध्यान एक्चुअली क्या है, इसके बारे में काफ़ी भ्रम था, अच्छा। क्योंकि बहुत सारी पद्धतियां हैं जो हम लोग एक साथ फॉलो करते हैं। जैसे कि हम फिजिकली हेल्दी रहने के लिए बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ एक साथ करते हैं या बहुत सारे सप्लीमेंट्स हम एक साथ लेते हैं। चूँकि अभी सोशल मीडिया के कारण एक साथ बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। कंफ्यूजन है कौन सा ले, कौन सा सही है। एब्सोल्युटली वो कंफ्यूजन है और हम ये सोचते हैं कि वी शुड, सिंस देयर आर मेनी पार्टीज गोइंग ऑन, वी शुड जंप इन एवरी पार्टी। सो बट यहाँ आके आश्रम में रहने के उपरांत बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। एक स्पष्टता तो आई कि मैं कौन हूँ और मेरा वास्तविक परिचय क्या है। ये बोल रहा हूँ तो काफ़ी हैवी साउंड हो रहा होगा बट ऐसा है नहीं। आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है। सो मेटाफिजिकल लेवल पे जो ज्ञान मिला वो एक पार्ट है। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ये मैंने सीखा कि बिना शोर शराबे के,
बिना हंगामे के इतने बड़े आयोजन को Organize हो इतना सकता है। स्मूथली कैसे आयोजित किया जा सकता है जब आपके पास 20-25 हजार जी, गेस्ट हैं, जी, 4-5 हजार आपके पास भाई बहन हैं जो यहाँ पे हम्म, परमानेंट रह रहे हैं। बिल्कुल, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं, कहीं जी, कोई शोर शराबा नहीं, हमें पता भी नहीं चल रहा है कि ये सारी व्यवस्थाएं कैसे हो रही हैं, कौन कौन सी वो अदृश्य शक्ति है जो इस सबको चला रही चला है। रही है। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ये सीखने को मिला कि बड़े से बड़े आयोजन को हम काफ़ी शांत रह के अपनी टीम को एकजुट करके बिल्कुल, हम आयोजित कर सकते हैं। उसके लिए आवश्यक ये है कि टीम लीडर और टीम के सारे मेंबर्स सेम प्लेटफॉर्म पे रहें, उनमें जो थोड़ी अवेकनिंग है वो हो चुकी हो और सभी लोगों के जी, सोचने का तरीका जी, समान हो। पैनिक अगर एक भी टीम मेंबर होता है तो उसका पूरा इम्पैक्ट पूरी टीम पे होगा। तो किस ढंग से हम टीम को एकजुट रख सकते हैं ये सीखने को मिला। बाकी जो ध्यान की पद्धति है, राजयोग की पद्धति है, जी, उसके बारे में जो जानकारी मिली वो तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि अविश्वसनीय, अकल्पनीय है जी, कि इसके माध्यम से हम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फिज़िकल इश्यूज़ को, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ को, ब्लॉकेजेस को, मेंटल इश्यूज़ को ट्रीट कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि हमारे भीतर एक चाह होनी चाहिए बिल्कुल, और कि अपनी एकाग्रता की ताकत को इस्तेमाल करके, अपनी जी, पॉजिटिव थिंकिंग को इस्तेमाल जी, करके, जिसको हम पॉजिटिव एफर्मेशन कहते हैं, मैनिफेस्टेशन कहते हैं, रिमोट हीलिंग कहते हैं। जी, तो जी, इस तरीके के ढेर सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, अल्टीमेटली उसके पीछे की ताकत सिर्फ एक है और वो ताकत है हमारे मन की ताकत। मन की ताकत, हम अपने मन की, यहाँ आके मैंने ये सीखा कि हम जी, अपनी विल पावर से, अपनी जी, एकाग्रता से, अपने जी, मन की ताकत से किस ढंग से हम उन उद्देश्यों को भी सिद्ध कर सकते हैं जिनके बारे में हम अभी तक ये मान के चल रहे थे कि उन तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास। हाँ, तो फाइनली एक वो रास्ता वो दिख गया, वो कंफ्यूजन हट गया कह सकते हैं। निश्चित रूप से। जी, और आपका कोई इस कॉन्फ्रेंस में जो आप अटेंड की, इसका कोई एक्सपीरियंस सर? पूरी कॉन्फ्रेंस मेरे लिए एक्सपीरियंस थी। जैसा मैंने बताया कि सुबह 3:30 बजे उठना ये अपने आप में एक्सपीरियंस है। 4 बजे, डिसिप्लिन जो यहाँ पर जी फॉलो हाँ, हो रहा सुबह 4 बजे से योगा जी, करना और जी, योगा जी, करते समय जी, डेडिकेटेड होके योगा करना जी, ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। जी, 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 दीदी उषा हो, दीदी गोपी हो या दीदी शिवानी हो जी, जी, या डॉक्टर सतीश गुप्ता हो, इन जी, लोगों को सुनना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। तो आप ऐसा मान के चलें कि मैं अभी तक प्यासा था और यहाँ पे आके अमृत की बूंदें कानों में पड़ी हैं। वंडरफुल सर। एक टेक होम मैसेज और हमारे व्यूअर्स के लिए एक संदेश। मैं सिंपल ये संदेश देना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी योग, ध्यान और प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, बिल्कुल, अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएं जी, और इससे मिलने वाले जो सकारात्मक परिणाम होंगे जी, वो आपको जीवन की सारी खुशी देंगे। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, अपना वैल्यूएबल टाइम आपने हमें दिया। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे मिस्टर सौरभ राव, जो कि पुणे के म्युनिसिपल कमिश्नर हैं और आप पुणे और नागपुर के डेप्यूटी कलेक्टर भी रह चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको इनके ये अनुभव बहुत काम आएंगे। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक खास नए मेहमान से। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। ओम शांति।